हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। 20 जनवरी 2021 के एमसीक्यूज रेडी है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट ऑफ बजट बोरोइंग्स? फर्स्ट, it is not taken into consideration while calculating fiscal indicators. Second, it does not entail any kind of fiscal risk upon the government. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज ए, वन ओनली, सेकंड इज इनकरेक्ट। अब देखिए, ऑफ बजट बोरोइंग्स का मतलब क्या होता है कि ऐसी बोरोइंग्स जिसके लिए बजट के अंदर कोई प्रोविजंस नहीं, द बोरोइंग्स विच आर नॉट मेट बाय द बजट। फॉर एग्जांपल कि गवर्नमेंट को कोई ब्रिज बनाना है। अब उस ब्रिज बनाने के लिए गवर्नमेंट ने कोई स्पेशल पर्पस व्हीकल एस्टैब्लिश किया है, फॉर एग्जांपल की एबीसी कंस्ट्रक्शन लिमिटेड। तो ये एबीसी कंस्ट्रक्शन लिमिटेड जो है वो मार्केट में से फंड बोरो करेंगे ताकि ये प्रोजेक्ट जो है वो गवर्नमेंट का है। तो एबीसी लिमिटेड जो है वो गवर्नमेंट के बैकिंग पे ही मार्केट में से फंड को बोरो करेंगे। अब काम यहां पे गवर्नमेंट का हो रहा है, लेकिन बजट के थ्रू इसको फंडिंग नहीं मिल रहा है। तो इस टाइप की बोरोइंग को क्या कहेंगे? ऑफ बजट बोरोइंग्स कहेंगे। अब हालांकि ये बोरोइंग्स जो है वो गवर्नमेंट की गारंटी पे हो रही है, तो इसलिए यहाँ पे गवर्नमेंट के ऊपर रिस्क तो है। बजट के अंदर इसको मेंशन करना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट नहीं कर। सो इट इज नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन व्हाइल कैलकुलेटिंग एनी फिस्कल इंडिकेटर्स, जैसे कि फिस्कल डेफिसिट है, रेवेन्यू डेफिसिट है, तो इसके अंदर इसको कंसिडर नहीं किया जाता। लेकिन इसकी वजह से गवर्नमेंट के ऊपर फिस्कल रिस्क तो रहता ही है, बिकॉज गवर्नमेंट की गारंटी पे ही ये स्पेशल पर्पस व्हीकल को लोन मिलती है। और अगर वो इंटरेस्ट की ऑब्लिगेशन पे नहीं कर पाए तो अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? गवर्नमेंट। सो यहाँ पे क्या लिखा है कि इसकी वजह से गवर्नमेंट के ऊपर कोई फिस्कल रिस्क नहीं है, इसलिए ये सेकंड स्टेटमेंट जो है वो गलत होगा। आंसर इज ए, वन ओनली। सो अभी केरला के अंदर ये बहुत कंट्रोवर्शियल केस चल रहा है, विच इज अबाउट दी केरला इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बोर्ड, जिन्होंने ऑफ बजट बोरोइंग्स के थ्रू ये फंड जो है वो कलेक्ट किया था, इसलिए ये टॉपिक न्यूज में है। और उसके ऊपर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ने अपना रिपोर्ट दिया है कि इट इज अगेंस्ट द लिमिट गिवन टू द स्टेट्स फॉर बोरोइंग अंडर आर्टिकल 293 वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड इट इज नॉट इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसा कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ने कहा। तो हम दूसरा क्वेश्चन, एक जनरल क्वेश्चन देखेंगे कैग के ऊपर। सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया? फर्स्ट, he is the head of Indian Audit and Account Department and chief guardian of public purse. Second, its origin dates back to colonial era. And third, the accounts of union and the state shall be kept in such form as the CAG prescribes. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज ए, वन एंड टू, थर्ड इज इनकरेक्ट। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो है, ही इज द हेड ऑफ इंडियन अकाउंट ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट एंड गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स। अब उसका अगर ओरिजिन देखे तो 1858 में जब ब्रिटिश क्राउन ने इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन टेक ओवर कर लिया था, तो उस टाइम पे अकाउंटेंट जनरल की पोस्ट बनाई गई। फिर उसके बाद अलग अलग एक्ट के अंदर इस पर्टिकुलर पोस्ट में कुछ अमेंडमेंट्स किए गए। सो इट्स ओरिजिन डेट्स बैक टू कॉलोनियल एरा, सेकंड स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट होगा। थर्ड जो है वो इनकरेक्ट है। अब देखने में तो ये स्टेटमेंट करेक्ट लगता है कि यूनियन एंड स्टेट के जो अकाउंट्स है वो कैग जो कहता है उस फॉर्म में प्रिस्क्राइब किए जाते हैं, लेकिन ये गलत है, बिकॉज इट इज प्रिस्क्राइब्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ कैग। मतलब कि फाइनल डिसीजन कौन लेता है? प्रेसिडेंट। कैग जो है उनका रोल एडवाइजरी है, एज पर आर्टिकल 150 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो यूनियन एंड स्टेट के अकाउंट्स जो है वो किस फॉर्मेट में होंगे वो प्रेसिडेंट कहते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट जो है वो कैग के पास से एडवाइस लेते हैं। सो द आंसर इज ए, वन एंड टू। तो ये काफी अच्छा आर्टिकल है, इसके अंदर काफी सारे फैक्चुअल पॉइंट्स है जिसके ऊपर आपको वर्क करना चाहिए। ये कल के न्यूज़पेपर में आपको मिलेगा। आज के 10 क्वेश्चन में से 7 क्वेश्चन जो है वो कल के न्यूज़पेपर से है, बाकी के 3 क्वेश्चन आज के न्यूज़पेपर से है। थर्ड क्वेश्चन, which of the following statement is or are correct about Khalsa order of Sikhism? First, it was established by the founder of the Sikhism, Guru Nanak Dev. Second, the Khalsa are men and women who have undergone the Sikh baptism
ceremony and who strictly follow the Sikh code of conduct. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा. करेक्ट आंसर इज बी, सेकेंड ओनली, फर्स्ट इज इनकरेक्ट. खालसा ऑर्डर जो है वो सिखिज्म के जो लास्ट गुरु है, गुरु गोविंद सिंह, उनके द्वारा एस्टैब्लिश किया गया टू फाइट अगेंस्ट दी मुस्लिम ऑपरेशंस. उस टाइम पे जो मुगल्स थे उनके खिलाफ लड़ने के लिए गुरु गोविंद सिंह ने ये खालसा ऑर्डर का निर्माण किया था. और गुरु नानक देव जो है वो फर्स्ट गुरु है, उस टाइम पे ये खालसा ऑर्डर नहीं था. फर्स्ट जो है वो इनकरेक्ट होगा. सेकेंड जो है वो करेक्ट है कि ये खालसा लोग जो है वो सिख बैप्टिज्म सेरेमनी से अंडरगॉन हुए हैं और वो स्ट्रिक्टली सिख कोड को फॉलो करता है. सो द आंसर इज बी, सेकेंड ओनली. सो अभी एनआईए जो है वो इस फार्म प्रोटेस्ट के अंदर खालसा फंक्शनरीज के बारे में कुछ इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, इसलिए ये पर्टिकुलर ऑर्डर जो है वो न्यूज में है. Fourth question, the Jaya Jetli committee is entrusted with the task of dash. Option A, financial inclusion. Option B, increasing minimum age for women, minimum marriage age for women, sorry. C, nutrition security among children. And D, tribal development. So the correct answer is B, increasing minimum marriage age for women. Jaya Jetli committee जो है वो लास्ट ईयर बनाई गई थी जून 2020 में, जिनके द्वारा वुमन की मिनिमम मैरिज एज करंटली 18 है, उसको इंक्रीज करना चाहिए या नहीं 21 एज पे, उसके लिए उनको टास्क दिया गया था और उन्होंने अपना रिपोर्ट जो है वो पीएमओ को सबमिट कर दिया है. तो वेरी सून अवर पीएम इज लाइकली टू अनाउंस ऑन द रिपोर्ट. फिफ्थ क्वेश्चन, which of the following statement is or are correct? First, the M. Nagaraj case introduced the concept of creamy layer in the reservation policy. Second, as of now, reservation in promotion is not a fundamental right. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा. करेक्ट आंसर इज सी, बोथ 1 and 2, ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट. एम नागराज केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने, वहां पे जो पैनल थी उन्होंने ये सजेस्ट किया था कि एससीज एंड एसटीज के अंदर भी ये क्रीमी लेयर का कंसेप्ट जो है वो इंट्रोड्यूस करना चाहिए, ताकि उसमें भी जो वेल डेवलप्ड क्लास है उनको ये रिजर्वेशन का बेनिफिट ना मिले, और जो ओरिजिनल में जिनको जरूरत है रिजर्वेशन की, ऐसे नॉन क्रीमी लेयर लोगों को रिजर्वेशन मिले. और रिसेंटली लास्ट ईयर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि प्रमोशन के अंदर रिजर्वेशन देना ये कोई फंडामेंटल राइट नहीं है. एज पर दी 77th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, आर्टिकल 16(4)(a) को ऐड किया गया था. उसके अंदर ये क्लियरली कहा है कि इफ द स्टेट्स आर डीम्ड दैट द एससीज एंड एसटीज आर नॉट एडिक्वेटली represented in the services, अगर उनको सर्विसेज में एडिक्वेटली रिप्रेजेंट नहीं किया गया, तभी जाके वो एससीज एंड एसटीज को प्रमोशन में रिजर्वेशन दे सकते हैं. राइट. तो सुप्रीम कोर्ट ने ये लास्ट ईयर क्लियरली कहा था कि रिजर्वेशन इन प्रमोशन इज नॉट अ फंडामेंटल राइट. ये स्टेट का डिस्क्रिशन है कि वो खुद से डिसीजन ले सकते हैं. सो द आंसर इज सी, बोथ 1 and 2. सो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टिव दी है ऑन कोटा इन प्रमोशंस, तो इस वजह से ये फिर से पूरा टॉपिक जो है वो न्यूज में. इसी के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये एम नागराज केस को भी कोट किया है. सिक्स्थ क्वेश्चन, which of the following statement is or are correct about Central Vigilance Commission, CVC? First, it was originally set up under the Constitution of India. Second, the CVC is not controlled by any ministry or department. Third, it is a central investigation agency for vigilance cases. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा. करेक्ट आंसर इज सी, सेकेंड ओनली. फर्स्ट एंड थर्ड आर इनकरेक्ट. अब देखिए, ये सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है उसको 1964 में बनाया गया ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ के संथानम कमेटी. तो ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, तो इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट होगा. सेकेंड जो है वो करेक्ट है. सीवीसी जो है वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, इसके ऊपर किसी भी मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट का कंट्रोल नहीं है. और थर्ड जो है वो इनकरेक्ट इसलिए है बिकॉज सीवीसी जो है इट इज नॉट एन इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, वो सिर्फ कंप्लेंट रिसीव करते हैं. इन्वेस्टिगेशन जो है वो या तो मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट के जो चीफ विजिलेंस ऑफिसर है उनके द्वारा करवाते हैं, और मेजोरिटी केसेस में वो
सीबीआई के द्वारा इन्वेस्टिगेशन करवाता है। सीवीसी खुद कोई टाइप की इन्वेस्टिगेशन नहीं करता। सो थर्ड इज इनकरेक्ट, आंसर इज सी, सेकेंड ओनली। सो अभी सीवीसी जो है उन्होंने रिसेंटली सारे मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स को ये डायरेक्टिव दी है कि टाइम बाउंड मैनर में विजिलेंस केसेस जो है उसको आप डिस्पोज करें। डिले की वजह से क्या होता है, काफी लोग अनड्यू एडवांटेज उठाते हैं। सो यू शुड डिस्पोज ऑल द केसेस इन अ टाइम बाउंड लिमिट। तो इस वजह से ये बॉडी जो है वो फिर से न्यूज में है। सेवेंथ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन बोरोड फ्रॉम यूएसए? Option, the first one is fundamental right, second is post of vice president, and third is suspension of fundamental rights during emergency. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज ए 1 एंड 2, थर्ड इज इनकरेक्ट। फंडामेंटल राइट्स जो है वो यूएसए के अंदर जो बिल ऑफ राइट्स है वहां से बोरो किए गए हैं। पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट जो है वो भी यूएसए में से बोरो की गई है। सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी जो है ये प्रोविजन जर्मनी से बोरो किया हुआ है। तो इस वजह से आंसर होगा ए 1 एंड 2। सो अभी ये वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट जो है यूएस के अंदर काफी न्यूज में है, बिकॉज पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई इंडियन ओरिजिन की वुमन जो है वो वहां पे वाइस प्रेसिडेंट बनने वाली। एट्थ क्वेश्चन, डॉक्टर वी शांता इज एसोसिएटेड विद ऑप्शन ए वुमन एम्पावरमेंट, ऑप्शन बी कैंसर ट्रीटमेंट, ऑप्शन सी चिल्ड्रन एजुकेशन, एंड ऑप्शन डी पॉलिटिकल एम्पावरमेंट ऑफ वुमन। तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज बी कैंसर ट्रीटमेंट। डॉक्टर वी शांता जो है शी इज नोन एज पायोनियर इन दी अफोर्डेबल कैंसर ट्रीटमेंट इन इंडिया। ये आज के न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे आपको मिलेगा, जिनकी रिसेंटली डेथ हुई है, डॉक्टर वी शांता, जिनका बहुत बड़ा नाम है कैंसर ट्रीटमेंट के अंदर, उनका बहुत बड़ा योगदान है। दूसरा क्वेश्चन हम कैंसर के ऊपर देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट कैंसर? फर्स्ट, कैंसर इज अ सीरियस डिसीज in which the cells start dividing abnormally in an uncontrolled manner. Second, the inadequate infrastructure fails to address the needs of the patients and contributes to 20% higher mortality among Indian cancer patients. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज सी बोथ 1 एंड 2, ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। कैंसर का मतलब क्या है कि ये एक सीरियस डिसीज है जिसके अंदर कुछ सर्टेन टाइप के सेल्स जो है वो एबनॉर्मली डिवाइड होना स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब उनके नंबर जो है वो मल्टीप्लाई होते रहते हैं एबनॉर्मली एंड उसको कंट्रोल भी नहीं किया जाता। अब इंडिया के अंदर अगर कैंसर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, सो एज पर दी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटीज रिपोर्ट, इंडिया के अंदर इसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो एडिक्वेट नहीं है। और इसकी वजह से क्या होता है कि जो हाईली ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर जो हाईली डेवलप्ड कंट्रीज है उनकी कंपैरिजन में इंडिया में 20% मॉर्टालिटी रेशियो ज्यादा है फॉर द इंडियन कैंसर पेशेंट्स। और इसकी वजह से क्या होता है कि इंडिया के जो कैंसर पेशेंट्स है उनको बाहर ट्रैवल करना पड़ता है फॉर द ट्रीटमेंट। सो द आंसर इज सी बोथ 1 एंड 2। 10th question, which of the following statement is or are correct about recent amendments in the Haryana's Panchayati Raj system? First, it is discriminatory to women who want to contest in elections. Second, it is violation of Article 14 and 15 of the Constitution. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज सी बोथ 1 एंड 2, ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। हरियाणा में रिसेंटली जो पंचायती राज सिस्टम को अमेंड करने के लिए एक्ट बनाया गया है, तो उसके अंदर ये है कि जितने भी वार्ड है पंचायती इलाके के अंदर, तो उसको ऑड एंड इवन के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। अब वहां पे ये लिखा है कि जो इवन नंबर वाले वार्ड होंगे पंचायती राज सिस्टम में, तो वो रिजर्व रखेंगे वुमन के लिए, मतलब वुमन अगर इलेक्शन लड़ना चाहे तो वहीं पे लड़ सकते हैं। ऑड नंबर वाले जितने भी वार्ड है वहां पे पर्सन्स अदर देन वुमन सिर्फ वही इलेक्शन लड़े। तो ये तो क्लियरली वुमन के लिए डिस्क्रिमिनेटरी हुआ और इट इज अगेंस्ट दी आर्टिकल 14 एंड 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये क्लियरली वहां पे जो काउंसिल है उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इट इज अगेंस्ट द आर्टिकल 14 एंड 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस वजह से ये पूरा एक्ट जो है वो अभी न्यूज में है।
ओके फ्रेंड्स, तो आज के 10 एमसीक्यूज यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हमारे वीडियोस आपको पसंद आए तो वीडियोस को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।